समय। इसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पर फिर भी हम हर दिन और हर पल इसे महसूस करते हैं। तो क्या है ये? क्या ये स्पेस से किसी तरह संबंधित है? आइंस्टाइन से पहले वैज्ञानिकों का ये मानना था कि स्पेस और टाइम दोनों स्वतंत्र रूप से बिल्कुल अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए स्पेस में हुआ किसी तरह का बदलाव टाइम को अफेक्ट नहीं करता। न्यूटन के अनुसार टाइम एब्सोल्यूट है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में हर जगह और हर स्थिति में यह सबके लिए समान ही रहता है। मतलब कि अगर मेरे लिए 2 घंटे गुजरे हैं तो इस ब्रह्मांड में हर किसी के लिए 2 घंटे ही गुजरे होंगे, चाहे वो बृहस्पति ग्रह पर हो, किसी ब्लैक होल के नजदीक हो या फिर किसी ऐसे यान में यात्रा कर रहे हो जिसकी रफ्तार काफी ज्यादा हो। पर आइंस्टाइन की सोच थोड़ी अलग थी। उनका मानना था कि स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। उनका यह भी मानना था कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होता है, यानी कि ये सबके लिए सेम नहीं रहता। अलग अलग परिस्थितियों में समय अलग गति से गुजरता है। रिलेटिविस्टिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम स्पेस और टाइम को अलग नहीं कर सकते। दरअसल समय के गुजरने की गति किसी वस्तु के वेलोसिटी और उसके ग्रेविटेशनल फील्ड पर निर्भर करता है। अगर मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड और वेलोसिटी आपके ग्रेविटेशनल फील्ड और वेलोसिटी से अलग है तो हम दोनों के लिए समय के गुजरने की गति भी अलग अलग होगी। ग्रेविटी और वेलोसिटी के बढ़ने पर समय के गुजरने की गति धीमी हो जाती है। चलिए कुछ उदाहरण से इसे समझते हैं। चूंकि बृहस्पति ग्रह का आकार हमारी पृथ्वी से बड़ा है, इसकी ग्रेविटी भी हमारी पृथ्वी से ज्यादा है। इस कारण बृहस्पति ग्रह पर समय पृथ्वी के मुकाबले धीमा गुजरेगा। यानी कि अगर कोई मनुष्य बृहस्पति ग्रह पर जाकर रहने लगे तो वो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की तुलना में ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा, क्योंकि वहां समय उनके लिए धीमा गुजरेगा। इसी तरह अगर हम किसी ऐसे यान में यात्रा कर रहे हो जिसकी स्पीड काफी ज्यादा हो तो समय हमारे लिए धीमा हो जाता है। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 जुड़वा भाई हैं, राम और श्याम। राम की एक सरकारी नौकरी लग जाती है, जबकि श्याम एक एस्ट्रोनॉट बन जाता है। अब एक स्पेस मिशन के लिए श्याम को पृथ्वी से दूर जाना है, तो जाने से पहले श्याम अपने भाई से मिलता है और उसके बाद यान में बैठकर निकल जाता है। चूंकि इस यान की रफ्तार काफी ज्यादा है, इसके अंदर बैठे श्याम के लिए समय पृथ्वी पर मौजूद उसके भाई राम के मुकाबले धीमा गुजरेगा। अब जब श्याम अपने 5 साल के बाद जब पृथ्वी पर लौटेगा तो देखेगा कि उसका भाई बूढ़ा हो चुका है, जबकि उसकी उम्र में केवल 5 साल का ही इजाफा हुआ है। इन दोनों उदाहरणों को हम केवल एक तरह से ही समझा सकते हैं, और वो ये है कि स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प है, जिसे हम अगले एपिसोड में और विस्तार से समझेंगे। आइंस्टाइन के अनुसार हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लाइट की स्पीड फिक्स्ड होती है। जैसे जैसे हम लाइट की स्पीड के नजदीक पहुंचते हैं, समय हमारे लिए धीमा होता जाता है। अगर हमारी स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए तो समय हमारे लिए बिल्कुल रुक जाएगा। स्पेस और टाइम में होने वाले इवेंट्स को समझाने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया, जिसे हम स्पेस टाइम कॉन्टिनम कहते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे स्पेस टाइम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। स्पेस टाइम को समझने से पहले स्पेस और टाइम दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। अगर बात करें स्पेस की, तो हमारे चारों तरफ जो भी है सब स्पेस का ही हिस्सा है। स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दर्शाने के लिए हम 3D ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक्स, वाई और जेड एक्सिस होते हैं, जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई को डिनोट करते हैं। यानी कि ये हमारे 3 डायमेंशन हो गए। अब अगर टाइम की बात करें तो हमारे लिए इसे डिफाइन करना मुश्किल होगा, पर हम ये जानते हैं कि ये हर पल हमेशा आगे बढ़ता ही रहता है। इसे हम चौथा डायमेंशन मानते हैं। अब अगर स्पेस और टाइम दोनों को मिला दिया जाए तो बनेगा 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम। आइंस्टाइन ने कहा कि स्पेस और टाइम दोनों एक साथ स्पेस टाइम के रूप में जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं करते। पर क्या ये वाकई में सच है? आइए इसे वेरीफाई करते हैं इस उदाहरण के जरिए। मान लीजिए किसी सोशल मीडिया साइट पर एक लड़की से आपकी दोस्ती हो जाती है, जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा,
पर दिनों तक चैट करने के बाद आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए सहमत हो जाते हैं। उससे मिलने के लिए आपको उसे स्पेस और टाइम दोनों बताना होगा, जैसे कि ताज होटल बुधवार 4 बजे शाम को। अगर इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ आप उसे बताएं तो उसके लिए आपको ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा। जैसे कि अगर आप उसे कहें कि ताज होटल में मिलते हैं, यहाँ उसके पास ये जानकारी नहीं है कि ताज होटल में किस दिन और कब मिलना है। उसी तरह अगर आप उसे ये कहें कि बुधवार को शाम 4 बजे मिलते हैं, तो उसे ये नहीं पता होगा कि कहाँ मिलना है। यानी कि बिना स्पेस और टाइम को कंबाइन किए किसी इवेंट को समझना नामुमकिन है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, स्पेस टाइम 4 डायमेंशनल होता है। चूंकि 4 डायमेंशन को विजुअलाइज करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हम स्पेस टाइम को 2 डायमेंशनल ग्राफ के जरिए ही दर्शाते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस स्पेस को दर्शाता है जबकि वाई एक्सिस टाइम को। चूंकि स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कोई भी वस्तु जब स्पेस में मूव करती है तो वो समय में भी आगे बढ़ रही होती है। आगे बढ़ने से पहले आइए स्पेस टाइम ग्राफ के बेसिक्स पर थोड़ा नजर डालते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेन दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही है। अगर इसके मूवमेंट को केवल स्पेस के रूप में दर्शाएं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर इसके मूवमेंट को केवल टाइम के रूप में दर्शाएं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। पर ये दोनों पूरी जानकारी नहीं दे रहे, इसलिए जब स्पेस टाइम ग्राफ बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। भौतिकी शास्त्री इस दुनिया को उस तरीके से नहीं देखते जैसा हम आम इंसान इसे देखते हैं। हमारे लिए ये दुनिया एक मूवी की तरह है जो लगातार चलती रहती है, पर भौतिकी शास्त्री इसे फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। जब हम किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो हमें पानी में रिपल्स बनते हुए नजर आते हैं। ये एक कॉमन इवेंट है जिसे हमने और आपने अपने जीवन काल में कभी न कभी जरूर देखा होगा। पर अगर इस इवेंट को फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। जब हमने पत्थर फेंका तो इंस्टेंटली कुछ नहीं हुआ। 1 सेकंड बाद 1 सर्कल बना, 2 सेकंड बाद 2 सर्कल बने और 3 सेकंड बाद 3 सर्कल बने। अब अगर इसे ध्यान से आप देखें तो ये एक कोन की तरह दिख रहा है। इस ग्राफ में तो हमने केवल 3 सेकंड के बदलाव को ही दर्शाया है, पर अगर आपको इसके फ्यूचर में होने वाले बदलाव को देखना हो तो केवल इस कोन को और आगे ड्रॉ कर लें। बेसिकली ये कोन स्पेस टाइम के थ्रू लाइट का लोकस है। अगर इसमें हम टाइम के डायरेक्शन को उल्टा कर दें तो यही कोन उल्टा हो जाएगा और हमें इस इवेंट का भूतकाल मिल जाएगा। इस कोन को हम लाइट कोन कहते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, फॉर अस फिजिसिस्ट द सेपरेशन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ओनली एन इल्यूजन ऑल्दो अ कन्विंसिंग वन। यानी कि भौतिकी शास्त्रियों के लिए भूत, भविष्य और वर्तमान हमेशा ही एग्जिस्ट करते रहते हैं। समय का गुजरना केवल हमारा भ्रम है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भूत, भविष्य और वर्तमान हमेशा ही मौजूद रहते हैं तो फिर हमें ये दुनिया हमेशा चलती हुई क्यों नजर आती है। इसका उत्तर वीडियो के प्रिंसिपल पर आधारित है। जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो ये हमें चलती हुई नजर आती है, पर असल में होता यह है कि वो कई इमेज का कॉम्बिनेशन होता है जिसे जल्दी जल्दी हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब इस फ्लिप बुक को ही ले लीजिए। इसमें कई पेजेस हैं जिसमें कुछ फुटबॉलर्स की तस्वीर बनी हुई है। अगर हम इसके पेजेस को अलग अलग कर देखें तो इसमें सिर्फ रुकी हुई तस्वीरें हैं, पर अगर हम इन्हीं पेजेस को तेजी से आपके सामने लाएं तो ये आपको एक वीडियो जैसा आभास देगा। आपको लगेगा जैसे कि आप एक फुटबॉल मैच का वीडियो देख रहे हैं। इस समय भी पेजेस अपनी जगह पर बिल्कुल उसी अवस्था में मौजूद हैं, पर अब आपके देखने का नजरिया बदल गया है। भौतिकी शास्त्रियों के लिए ये दुनिया बिल्कुल ऐसी ही है। आशा करता हूँ कि अब तक आप स्पेस टाइम को समझ चुके होंगे। अब सवाल उठता है कि स्पेस टाइम ग्राफ या डायग्राम बनाने का फायदा क्या है। दरअसल इसका फायदा यह है कि हम किसी इवेंट का छोटा ग्राफ बनाकर उसके फ्यूचर के बारे में भी बता सकते हैं और उसके पास्ट के बारे में भी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिग बैंग है। आज के ब्रह्मांड के स्वरूप को स्पेस टाइम डायग्राम बनाकर हम इसे आसानी से बता सकते हैं कि ये भूतकाल में कैसा रहा होगा, फिर भविष्य में ये कैसा होगा। उसी तरह हम किसी भी ग्रह के वर्तमान के स्पेस टाइम डायग्राम के आधार पर यह आसानी से बता सकते हैं कि 10 साल पहले वो ग्रह इस समय कहाँ रहा होगा, या फिर आज से 10 साल बाद वो इस समय कहाँ रहेगा। तो है ना ये स्पेस टाइम डायग्राम दिलचस्प। स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट के कारण ही आज हम गुरुत्वाकर्षण बल को बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। आपने सुना होगा कि ब्लैक होल के नज़दीक मौजूद यान में बैठे लोगों के लिए समय धीमा हो जाता है, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये कैसे होता है। दरअसल इसे स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट से आसानी से समझा जा सकता है। अगर आप इस सवाल का उत्तर जानते हैं तो कमेंट के जरिए मुझे बताइए, और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो भी आप कमेंट के जरिए मुझे बताइए। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं विज्ञान के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।